हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7। इसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकी तथा विकास। तो इस यूनिट में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें इस यूनिट में सबसे पहला जो यहाँ पे टर्म आता है जेनेटिक्स, हम इसी को डील करेंगे। जेनेटिक्स किसको कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि हम आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकता के कारण जीवों में उत्पन्न विभिन्नता का हम अध्ययन करते हैं। उसको हम आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। मीन्स जेनेटिक्स इंक्लूड्स हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी वेरिएशंस अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स। तो बात आती है व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं कि वो तरीका, वो मोड जिसके द्वारा कि माता पिता का जो गुण है, जो उसके फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स हैं, वो उसके ऑफस्प्रिंग्स में, उसके संतान में आते हैं। तो जिस मोड के द्वारा या जिस विधि के द्वारा माता पिता का शारीरिक और मानसिक गुण बच्चों में स्थानांतरित होता है, वो हेरिडिटी या आनुवांशिकता कहलाता है। और जेनेटिक्स आनुवांशिकी में हम इस आनुवांशिकता का और आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न जीवों में जो भिन्नताएं होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। भिन्नता कहने का मतलब ये है कि जो जीव होते हैं, एक जो जीव है, सजीव प्राणी है, वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। आदमी का बच्चा आदमी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप का कार्बन कॉपी नहीं होता है, तो उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। तो ये जो भिन्नताएं होती हैं इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये जेनेटिक्स कहलाता है और आनुवांशिकता कहलाता है। ये यूनिट हुआ। तो ये हेरिडिटी का डेफिनेशन आप देख सकते हैं बोर्ड में, जो भी हमने आपको बताया। आनुवांशिकी किसको कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का हम अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में भी है जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी। अब यहाँ हेरिडिटी को भी डिफाइन कर दिया गया है इसी में, स्पेशली द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिशन एंड द वेरिएशंस ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स अमॉन्ग सिमिलर और रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये हुआ जेनेटिक्स, जिसमें कि जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, और हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं, ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। और आनुवंशिकता को अगर हम अलग से देखें तो इसका ये होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक या मानसिक गुण जो बच्चों में स्थानांतरित होते हैं या उसके संतान में स्थानांतरित होते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। द प्रोसेस, जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, जो विधि है, जो तरीका है जिसके द्वारा वो स्थानांतरित होता है। द प्रोसेस बाय विच फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़, फिजिकल और मेंटल क्वालिटी यानी शारीरिक या मानसिक जो उसके कैरेक्टर्स हैं माता पिता के, वो जो बच्चों में स्थानांतरित होता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी या हेरिडिटरी मैकेनिज्म्स या हेरिडिटी सिंपल टर्म्स में कहते हैं। तो आप इसको वीडियो रोक करके इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे इस यूनिट में जो पहला चैप्टर है, यानी चैप्टर 5, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो नियम क्या हैं जिसके द्वारा कि माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। नियम तो बहुत बाद में आया जब मेंडल ने हमको इसके बारे में बताया, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोगों की बहुत अवधारणाएँ थी। जैसे कुछ लोग मानते थे कि जो जीव होते हैं वो, हाँ, एक क्वेश्चन इसके पहले रेज होता है कि जो जीव होते हैं वो अपनी तरह के संतान को कैसे जन्म देते हैं। क्या इस पर आपने कभी विचार किया? जो एक जीव है, जैसे कोई भी जीव को ले लें, हाथी है तो उसका बच्चा हमेशा हाथी ही होता है। अगर हम बिल्ली को देखें, उसका बच्चा हमेशा बिल्ली ही होगा, कुत्ते का बच्चा हमेशा कुत्ता ही होगा, बकरी का बच्चा हमेशा गौठ ही होगा। ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो हाथी है उसका बच्चा घोड़ा हो जाए, या घोड़े का बच्चा जो है वो
जो है गधे के तरह हो जाए, मतलब कि वेरिएशंस जो है वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता है, वेरिएशंस नहीं हो सकता, इस पर विचार करने की बात है। तो कहने का मतलब है कि हम इस पर क्या हमने कभी कभी ध्यान दिया कि ये जो एक रूपता बनी हुई है, यानी कि कहने का मतलब है दूसरे शब्दों में कि जो जीव होते हैं, जो सजीव प्राणी हैं, वो अपने ही तरह के संतान को क्यों जन्म देते हैं। तो पहले ये मान्यताएं थी, या कुछ लोगों का ये कहना था कि जो जीव होते हैं, एक जो सजीव प्राणी होते हैं, उसके सभी अंगों से कुछ न कुछ चीज़ें, कुछ न कुछ केमिकल्स, पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट कुछ केमिकल्स हैं जिसका स्राव होता है और वो उसके संतान में जाता है, जिसके कारण कि जो जीव होते हैं वो उसके माता पिता की तरह यानी जनक के समान होते हैं। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत गहन अध्ययन इन बातों पे किया और फिर कुछ शोध कर कुछ नियमों को दिया, जिसको कि हम लोग आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, आनुवंशिकता का जनक के रूप में जानते हैं, जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल पे थोड़ा सा यहाँ पे 12th क्लास में आपको जीवनी जानना है, इसका आवश्यक है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ है वो 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिलीसिया गांव में हुए हैं ये, और इनका जन्म मध्यवर्गीय परिवार या फिर सामान्य परिवार का ये एक बालक है। वो भी अपने पिता जो इसके थे वो खेतों में काम करते थे, और ये भी अपने पिता के पास खेतों में काम करने या अपने फार्म पे जाया करता था। और वहाँ पर ये तरह तरह के चीज़ों को देख करके, पौधों को देख करके उसके मन में सहज ही ये बात उठती थी कि अगर कोई पौधा है उसमें फूल लाल रंग का है तो इसका रंग लाल क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर कोई फूल सफ़ेद है तो उसका रंग सफ़ेद क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है कि इसका रंग इस तरह का है। तो वो सहज ही और बच्चों की तरह वो भी अपने माँ बाप से पूछते थे, लेकिन उसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो उसको नहीं मिलता था। तो ये जो जिज्ञासा उसके मन में थी, यही जिज्ञासा बाद में उसको इस क्षेत्र में रिसर्च करने पर की ओर क्या कहते हैं उसको, रिसर्च करने की ओर उनको प्रोत्साहित किया। तो बचपन की शिक्षा दीक्षा तो उसकी गांव में ही हुई, और उसके बाद वो बड़े होने पर 1843 ईस्वी में, यानी करीब 20-21 साल का जब ये रहे होंगे, उस समय ये जो है वहाँ से गए ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, वहाँ पे उन्होंने ईसाई पादरी की दीक्षा ली है, और वहीं पर गिरजाघर में ये 1847 ईस्वी में ये पादरी बन गए। उसके बाद 1851 ईस्वी में ये वियना विश्वविद्यालय गए, वहाँ पे नेचुरल साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है, गणित है और भौतिकी का इन्होंने अध्ययन किया। और फिर 1854 ईस्वी में ये वहाँ से लौट करके फिर गिरजाघर के जो स्कूल थे उन्होंने वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया, और वहीं पर जो गिरजाघर था उसका जो गार्डन था, उन्होंने वहीं पर मटर के पौधों पर करीब 7 साल तक संकरण के प्रयोग किए हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑन इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक इन्होंने जो है पेपर पब्लिश किया, और ब्रून नेचुरल सोसाइटी के समक्ष इन्होंने अपने पेपर को रखा। इन्होंने जो मटर के पौधों पर अध्ययन किया है वो 7 वर्ष तक, यानी 1856 से 1863 तक का उसका समय अवधि है, 7 ईयर्स का। और इन 7 सालों में उन्होंने मटर के पौधों पर संकरण के प्रयोग किए। संकरण का प्रयोग कहने का मतलब है कि एक जो पौधा है, एक तरह का मान लेते हैं पौधा है, उसको दूसरे तरह के मटर के जो दूसरे तरह के पौधे हैं, दूसरे कैरेक्टर वाले, उसके साथ उन्होंने क्रॉस कराया, और क्रॉस करा करके उसके प्रोजेनियों से जो नए पौधे प्राप्त होते हैं उसका उन्होंने देखा कि किस प्रकार का, अगर ये 2 कैरेक्टर को हम क्रॉस कराते हैं तो इससे किस प्रकार के हमको पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये संकरण के प्रयोग हैं, इसके प्रयोग को हमको देखना है आगे डिटेल में कि क्या इन्होंने किया है। तो जो 7 ईयर्स तक इन्होंने काम किया, और 1866 ईस्वी में इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया है या पेपर प्रस्तुत किया है ब्रून नेचुरल सोसाइटी के सामने। इनके पेपर का जो हेडिंग्स है, इन्होंने हेडिंग रखा था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरणों के प्रयोग। और 1866 ईस्वी में जब इन्होंने पेपर नेचुरल सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया, तो इसके जो काम थे, इसके जो फाइंडिंग्स थे, उसके महत्व को लोग नहीं समझ पाए, और अनरिकॉग्नाइज्ड रूप में इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हो गई। अब क्या होता है कि 19वीं सदी में, इन 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं, 3 अलग अलग कंट्री के। एक हैं हॉलैंड के ह्यूगो डे ब्राइस,
जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिच वॉन चेरमेन। इनका हम कैलेंडर भी आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स का पिक्चर है। इन्होंने जिस मटर के पौधों पर अध्ययन किया है, मटर का जो पौधे का वैज्ञानिक नाम है उसको हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं। और इसके नीचे ये 3 वैज्ञानिक जिन्होंने कि मेंडल के कामों का री-इवैल्यूएशन किया है, यानी 1900 सेंचुरी में इन्होंने अपने पेपर को दिया है, री-इवैल्यूएशन किया है। ये हैं ह्यूगो डे ब्राइस हॉलैंड के, ये हैं जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ये हैं ऑस्ट्रिया के एरिच वॉन चेरमेन। 3 अलग अलग कंट्री में इन 3 लोगों ने अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रयोगों को किया और करते हुए उसी निष्कर्ष पर ये पहुँचे जिस निष्कर्ष पर कि मेंडल पहले पहुँच चुका था। जब इन तीनों ने मेंडल के कामों को पुनः किया और पुनः उनके कामों को लोगों को बताया, तब जाकर के लोगों को इनके कामों का यानी मेंडल के कामों का महत्व समझ में आया और तब उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो री-इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि री-इवैल्यूएशन ऑफ मेंडल्स वर्क किन्होंने किया है। तो ये 3 नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंडल के नाम से, क्योंकि इन्होंने इनको रिकॉग्निशन दिलाई है, इन्होंने पुनः उसी काम को किया है और उसी फाइंडिंग्स को लोगों को बताया है जो फाइंडिंग्स की पहले ही मेंडल बता चुके थे। तो ये इनका लाइफ थोड़ा सा हिस्ट्री आपको जानना आवश्यक है, इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। हम यहाँ पे डील करेंगे कि मेंडल ने जो मटर के पौधों को चुना, वो मटर के पौधों को ही उसने अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना। मेंडल इसके पीछे का 2-3 अस्पष्ट कारण हैं कि व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड गार्डन टी प्लांट्स। तो गार्डन टी या मटर के पौधों में ऐसी क्या खासियत है कि जिसके कारण कि मेंडल ने इस पौधों को चुना। तो सबसे पहला 2-3 रीज़न है जो स्पष्ट कारण है। सबसे पहला रीज़न होता है या रीज़न है कि शॉर्ट लाइफ स्पैन। मटर के जो पौधे होते हैं उसका जो जीवन चक्र होता है, यानी कि अगर हम एक बीज के मटर के बीज को बोएं और तो उसके फल जो आते हैं उस पर आने में बहुत लंबा वक्त नहीं लगता है, 1-2 या मैक्सिमम 3 महीने में वो पूरी तरह से फल फूल देने लगते हैं। तो कहने का मतलब हमने कैसा बीज बोया और उससे जो पौधे हो गए वो किस प्रकार के पौधे हो गए, इसको देखने में हमको एक्सपेरिमेंट्स का रिज़ल्ट के लिए हमको बहुत लंबा वक्त का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज़ मान लिया जाए हम कोई ऐसा प्लांट ले लें जिसको कि बड़ा होने में ही 10 साल का समय लग जाता है, तो उस पर हम क्या रिज़ल्ट लेंगे और कितना बार उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स में इस तरह की चीज़ों को लिया जाता है या ऐसे पौधों को चुना जाता है अगर हम प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसके ये रिज़ल्ट हमको समय जल्दी मिल सके। तो मटर के पौधे जो थे वो उसका रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, 2-3 महीने में हमको मिल जाते हैं, यानी साल में हम चाहें तो 3-4 रिज़ल्ट्स अपना देख सकते हैं आराम से, क्योंकि किस तरह का हम बीज बो रहे हैं और उससे पौधे किस प्रकार के आते हैं। तो पहला जो रीज़न था मेंडल का मटर के पौधों को चुनने का वो था शॉर्ट लाइफ स्पेन, उसका जो जीवन चक्र है या जीवन अवधि है छोटा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है या इम्पोर्टेंट कारण है वो है जो मटर के पौधे होते हैं दैट इज़ बाइसेक्सुअल, वो द्विलिंगी पौधे होते हैं। द्विलिंगी मतलब एक पुष्प है, उसमें अगर उसका मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों उपस्थित है, एंथ्रीडियम यानी मेल पार्ट्स अगर हम फ्लावर्स के केसेस में देखें तो पॉलन ग्रेन्स, और जो फीमेल पार्ट्स है, फीमेल पार्ट्स जो हुआ वो एग एंड जो मेल पार्ट्स हुआ वो पॉलन ग्रेन्स, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट्स में। पॉलन जो प्रेजेंट्स होगा वो पॉलन सैक में होगा, उसको हम स्टैमेन कहेंगे, और जो फीमेल पार्ट्स होगा उसको हम गाइनोसियम पे प्रेजेंट होगा, गाइनोसियम के स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी में प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शंस का जो यूनिट होगा वहाँ पे इसको हम डील करेंगे। तो ये सारा कुछ कहाँ क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, है ना, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मोटा मोटी हम यही जानना है कि जो मटर के पौधे होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प वाले होते हैं। जो द्विलिंगी होते हैं दैट मीन्स कि उसमें दोनों लिंग मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पे इस कारण से क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की क्रिया, यानी एक पुष्प के नर भाग को
पॉलन ग्रेन्स को उसी पुष्प के स्टिग्मा के ऊपर हम पॉलिनेट कर सकते हैं और वो फिर नीचे जा कर के ओवरी से वो मिल करके फर्टिलाइज करेगा और फिर सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो कहने का मतलब है एक ही पुष्प में स्वपरागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया इस पौधे में कराई जा सकती है। इसीलिए दूसरा कारण यही है जिसके कारण कि मेंडल ने इस पौधों को चुना। और तीसरा जो कारण है कि इसमें वेरियस हमको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मटर के पौधे, हम उस वेरियस कैरेक्टर्स को 5-7 कैरेक्टर्स हैं उसको हम अभी बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले तो हम जान लें कि कैरेक्टर्स या जो लक्षण है इसको जो लक्षण है, जो भी पौधों में पाए जाने वाले लक्षण है उसको हम ट्रेट कहते हैं। जो लक्षण होते हैं उसको हम ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। और जो लक्षण होते हैं उसके 2 रूप होते हैं। जो एक लक्षण के 2 रूप हैं इसी को हम एलील भी कहते हैं। आपको एलील की भी परिभाषा हमेशा पूछी जाती है, व्हाट इज़ एलील, व्हाट डू यू मीन बाय एलील एंड मल्टीपल एलील्स, इसको भी हम देखेंगे, बहु एलील और एलील्स। तो एलील जो हुआ, हमको थोड़ा सा बोर्ड पे आना पड़ेगा, हम इसको हटाते हैं। और मेंडल ने, हम हिंदी मीडियम को ही लेकर चल रहे हैं, बीच बीच में इंग्लिश क्योंकि साइंस है ज़रूरी है इसलिए उसको भी डालेंगे, लेकिन बेसिक हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, या जो एनसीईआरटी बुक है आप इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और अपनी जिस भी भाषा में आप उसको करना चाहते हैं आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों देखिए ये 2 कारण हमने लिखा है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। पहला हमने कारण बताया कि मटर के पौधे की जीवन अवधि कम समय की होती है। अभी हमने जैसा बताया था कि जो मटर के पौधे होते हैं 2 से 3 महीने में एक बीज को बोने के बाद फलने फूलने लगते हैं, इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट लाइफ स्पैन कहते हैं। और जो दूसरा रीज़न हमने बताया वो ये है कि जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात एक ही पुष्प में मेल भाग और फीमेल भाग, मेल भाग को हम पॉलन ग्रेन्स, गैमीट का नाम पॉलन ग्रेन्स हुआ, और मेल भाग हुआ स्टामेंस या कार्पेल के कहते हैं, सॉरी कार्पेल तो फीमेल पार्ट्स हो गया, मेल भाग जो हुआ वो स्टामेंस हुआ और फीमेल भाग जो हुआ वो हुआ पिस्टिल या कार्पेल। तो उस दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया आसानी से कराई जा सकती है। और तीसरा कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं, उसको भी हम मेंशन कर रहे हैं। तो तीसरा कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर में आता है मटर के पौधों में अनेक लक्षण पाए जाते हैं, और जो प्रत्येक लक्षण है, प्रत्येक लक्षण को हम ट्रेट कहते हैं। और जो एक ट्रेट होता है या एक लक्षण होता है उसका 2 रूप होता है, और यही जो एक लक्षण का 2 रूप है उसी को हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं या विपर्यासी लक्षण कहते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पे लिखा हुआ भी है या और भी कैरेक्टर्स आएंगे, सारे कैरेक्टर्स मेनली 7 लक्षण हैं और 7 का अलग अलग विपर्यासी 2 रूप है। तो पहला लक्षण है जैसे कि पौधे की लंबाई, हाइट ऑफ प्लांट को अगर हम देखें तो कुछ जो मटर के पौधे होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, और कुछ पौधे जो होते हैं वो बौने होते हैं। उसी तरह से हम फ्लावर्स को देखेंगे, पुष्प को, पुष्प का जो रंग अगर हम लेंगे तो पुष्प का रंग किसी पुष्प, जो कुछ पौधे होते हैं उसमें बैगनी होता है, और कुछ जो पौधे होते हैं मटर के उसमें वाइट रंग होता है, उजला होता है, सफ़ेद होता है। उसी तरह से फ्लावर का अगर हम पोजीशन लेंगे तो कोई जो होता है वो टर्मिनल होता है, कोई एक्सियल होता है। अब टर्मिनल्स क्या हुआ और एक्सियल क्या हुआ इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे।
आप इसको वीडियो हमारा रोक करके आप इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको फिर आगे के पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। जो भी आपको बोर्ड पर से अगर उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको रोक करके, हम इसलिए जो है बोर्ड पे लिख रहे हैं कि आप उसको और बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं कि आप वीडियो को बीच में रोक करके उसको उतार लीजिए, फिर आगे की चीज़ों को। तो यहाँ पर उसका दूसरा कैरेक्टर हम लेके आए हैं। पहला कैरेक्टर में हम लोगों ने देखा कि मटर के पौधे के हाइट जो थी वो कुछ लंबे पौधे थे और कुछ बौने पौधे थे। दूसरा हम पुष्प फ्लावर को लेके आएंगे। हमने जैसा बताया कि जो पुष्प का रंग होता है वो कुछ पौधे होते हैं जिसमें बैगनी कलर होते हैं, वायलेट कलर के पुष्प होते हैं, और कुछ में सफ़ेद पुष्प होता है, वाइट होता है। उसी तरह से पुष्प की स्थिति देखेंगे कि पौधों में जो फ्लावर्स खिल रहे हैं वो किस पोजीशन पर खिल रहे हैं। तो कुछ में जो होते हैं अक्षीय होते हैं, एक्सिलरी होते हैं, अक्षीय यानी जहाँ ब्रांचिंग होगा, शाखाएं होंगी, उसके कॉर्नर से अगर फ्लावर निकला है तो उसको हम एक्सियल कहते हैं, एक्सिलरी कहते हैं। इसमें टिप पर फ्लावर नहीं होगा। और जो अंत्यस्थ होता है दूसरा, वो टर्मिनल होता है, जो कि बिल्कुल टिप पर सिर्फ फ्लावर खिल रहा है, उसके एक्सिल में कहीं फ्लावर नहीं है। तो ये दो पोजीशन होता है। अगर हम ध्यान से मटर के पौधों को देखेंगे तो जिस पौधे में अगर अंत्यस्थ फ्लावर है, फ्लावरिंग है, टर्मिनल पोजीशन पे है, तो उसमें सिर्फ टर्मिनल ही होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। जिसमें एक्सियल है उसमें सिर्फ एक्सियल ही होगा, टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होगा। तो ये दो डिफरेंट पोजीशंस हैं फ्लावर के खिलने का। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ हमने डोमिनेंट लिखा है और यहाँ रिसेसिव अप्रभावी लिखा है। ये जो पहले कॉलम में हमने कैरेक्टर्स को लिख रहे हैं वो प्रभावी कैरेक्टर है, और जो दूसरे कॉलम में हम लिख रहे हैं वो अप्रभावी कैरेक्टर्स है। तो अब प्रभावी कैरेक्टर हम किसको कहते हैं और अप्रभावी कैरेक्टर्स किसको कहते हैं, तो जब हम मेंडल के प्रयोग को समझेंगे और उसके आधार पर जो मेंडल ने नियम दिए हैं, कुछ बातें बताई हैं, उसको जब वहाँ हम सीखेंगे तो हमको प्रभावी और अप्रभावी रिसेसिव का अर्थ समझ में आएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ कैरेक्टर है, फोर्थ कैरेक्टर जो मटर का, जिसको हम चिमड़ी कहते हैं हमसे बोलचाल की भाषा में, पॉट उसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो उसके भी दो कैरेक्टर्स रिलेटेड कैरेक्टर हैं उससे। पहला है शेप ऑफ पॉट, जो फली का आकार है वो कैसा होगा। कुछ जो फली आप देखिएगा बिल्कुल इन्फ्लेटेड होता है, हमने फिगर इसलिए बना रखा है कि समझने में आसानी हो। तो ये इन्फ्लेटेड होते हैं। अगर ये बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक जैसा बिल्कुल सपाट है तो इसको हम कहते हैं फूली हुई, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको इन्फ्लेटेड। और अगर बीच बीच में वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, सिकड़ा हुआ है, धंसा हुआ है अंदर की तरफ, जैसे ये फिगर में दिख रहा है, तो इस तरह का अगर फली है तो इसको हम कहते हैं सिकुड़ी हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये भी कैरेक्टर्स हैं उसके, जो अलग अलग पौधों में, एक पौधे में अगर इस तरह का मतलब इसका फ्रूटिंग्स है, पॉड है, तो वो इसी तरह का रहेगा। दोनों तरह के मिक्स नहीं मिलेंगे, या जिसमें इस तरह का है उसमें इसी तरह का रहेगा। तो ये एक लक्षण है फली का आकार, और इसका ये दो रूप हुआ। उसी तरह से फली का अगर हम रंग देखेंगे तो एक कुछ फली का रंग जो होता है वो हरा होता है और कुछ का रंग पीला भी होता है। ये जो पहले कॉलम में लिखा हुआ है फूली हुई, ये प्रभावी लक्षण है, और उसी तरह से हरा जो है ये भी प्रभावी लक्षण है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स आता है छठा कैरेक्टर से बीज से रिलेटेड अब दो कैरेक्टर्स हैं। 5 कैरेक्टर्स को हमने पहले देखा। बीजों का आकार, अगर हम आकार को शेप ऑफ सीड को देखेंगे तो कुछ जो मटर के पौधों के बीज होते हैं वो गोल होते हैं, बिल्कुल राउंड, और कुछ जो होते हैं वो बीच में सिकुड़ी भी होती है, उसको हम रिंकल्ड या जोरीदार कहते हैं। इसमें राउंड सीड प्रभावी रूप का होता है। उसी तरह से बीजों का हम अगर रंग देखेंगे तो ये बीज के रंग, बीज भी जो होते हैं वो कुछ पीले होते हैं और कुछ में हरे होते हैं। तो ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं और इसके जो अलग अलग 2 रूप हैं, ये सारे मिला करके ऑल टुगेदर मटर के पौधों में 14 कैरेक्टर्स को दे देते हैं। तो इतना ज़्यादा वेरिएशंस होने के कारण ही इसको मटर के पौधों को मेंडल ने चुना। एक जो कन्फ्यूज़न होता है लड़कों को, वो ये विपर्यासी जो लक्षण होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं,
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नॉट द, क्या कहते हैं उसको, उल्टा कैरेक्टर ये नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में हम देख सकते हैं, हम उसको उल्टा के रूप में होता है, जैसे गोल है तो उसका हम जो क्या कहते हैं कंट्रास्टिंग, ये उल्टा जो रूप है उसका जोड़ीदार के रूप में हो सकता है। लेकिन यहाँ कंट्रास्टिंग का मतलब है कि दो कैरेक्टर्स, दो अलग अलग, एक जीन का दो अलग अलग रूप, उसको हम कंट्रास्ट फॉर्म कहते हैं। इसके कंट्रास्ट में ये, इसके कंट्रास्ट में ये। कि अगर हाइट को ही लें तो लंबा और बौना, उल्टा, ये विपरीत शब्द तो हुआ, लेकिन यहाँ पे विपरीत से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको कंट्रास्टिंग फॉर्म से है, से मतलब है कि एक ही जो लक्षण है उसके दो रूप जो मटर के पौधों में पाए गए वो किस किस के पाए गए। तो दिस इज़ नॉट द रिवर्स, और मतलब उसको हम क्या कहते हैं, वो उल्टा मतलब जो हुआ वो नहीं है, ये कंट्रास्टिंग फॉर्म है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आकर के हमारा ये एक क्वेश्चंस का डीलिंग, एक्चुअली दो क्वेश्चंस का मैं हमने जीवनी में तुमको डिस्कस किया, और उसके बाद ये मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना। यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट देने पर एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें देखेंगे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, कैसे उसने एक्सपेरिमेंट्स किया, और उसके जो फाइंडिंग्स आए, रिजल्ट्स आए, क्या फाइंडिंग्स आए। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।